आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, प्रेरित धाराएं क्या है, इनकी उत्पत्ति को दिखाने के लिए दो प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं। प्रेरित धारा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, प्रेरित धारा को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे जाएंगे। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पे हम लोग जाएंगे। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। पहले नियम में उन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन्होंने क्या कहा कि कोई जब परिपथ में हम लोग संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऋण डेल फाई बाई dt से दिखाते हैं। मतलब कि ये जो डेल फाई है वो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हम लोग डेल t समय में अगर कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, किसी परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि ये होता है। ये जो ऋण चिन्ह है या क्यों आया और किस लिए आया, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। अभी इसके सूत्र पे ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग इनके दूसरे नियम की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नियम में इन्होंने यह बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब कि ये जो इसमें ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो यह पूरा हम लोग को क्या बता रहा है कि जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो नियम होते हैं। पहले नियम में उन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की जो दर है वह ऋणात्मक होती है, वह हमको विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर आगे बात करें कि हमने कोई कुंडली ली है जो कि n फेरो की है, तो उसके लिए हमारे पास जो विद्युत वाहक बल आएगा वो क्या हो जाएगा, ऋण n, ये हमारा हो जाएगा डेल फाई बाई डेल t। ठीक है, डेल फाई बाई डेल t हमको मिलेगा। और अगर हमने वो जो परिपथ लिया है अगर वह बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ होता है तो हम लोग जानते हैं विद्युत में क्या होता है कि अगर बंद परिपथ होता है तो उसमें अगर विद्युत वाहक बल है तो उस परिपथ में धारा जो है वो प्रवाहित होने लग जाती है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। धारा हो जाएगा ऋण n डेल फाई बटा डेल t। ठीक है, और धारा क्या रहता है, अगर उसमें कोई विद्युत वाहक बल है, ठीक है, तो n फेरों की तो संख्या है और ये हमारा क्या पूरा विद्युत वाहक बल है, उसको अगर हम लोग प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो हम लोग को धारा मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि धारा का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर बटे प्रतिरोध, इतना हमको धारा प्राप्त होती है। तो ये जो हमको धारा प्राप्त हुई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, या फिर प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। यह क्या हो जाएगा हमारा, प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। अब हम लोग यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह ऋणात्मक चिन्ह हमको इसलिए प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोग लेंज नियम को जानते हैं। लेंज नियम में क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास चुंबकीय प्रेरण की अवस्थाओं में या फिर चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में जो हमको विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो विद्युत वाहक बल जो दिशा में हमको प्राप्त हुआ है वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो यह धारा में भी होता है कि ये जो प्रेरित धारा है इस परिपथ में जिस धारा की वजह से उत्पन्न हुई है उस अपने कारण का प्रतिरोध करता है या फिर विरोध करता है, उसी के ही वजह से ये ऋणात्मक चिन्ह हमको मिलता है और यह हमें लेंज नियम के बारे में बतलाता है। तो हमने यहाँ पे प्रेरित धारा का भी क्या होता है ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति को दिखाने के लिए दो प्रयोग का वर्णन करें बोल रहा है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे प्रेरित धारा को समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेरित धारा की हम लोग दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग प्रेरित धारा की जो दिशा है उसको हम लोग
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेरित धारा को जान लिया कि क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेरित धारा की दिशा, हम लोग जो प्रेरित धारा की दिशा है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक दाएं हाथ का चित्र लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए, अगर हम लोग दाएं हाथ के नियम को इसमें लगाते हैं तो जो हमारा दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है, ठीक है, अंगूठा जो होता है इस जो रहता है वह हमको, यानी कि जो अंगूठा है वह इस तरह से होना चाहिए और हमारी जो दो उंगलियां हैं जिसको हम लोग तर्जनी और मध्यमा उंगली बोलते हैं, उन दोनों के साथ इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर हो। परस्पर यानी कि एक दूसरे से क्या करे, ये लोग 90 अंश का कोण बनाए, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए। यानी कि हमको अपने दाएं हाथ के अंगूठे को ऐसा रखना है कि हमारी जो तर्जनी और मध्यमा है वह इसके साथ जो है एक दूसरे के साथ ये क्या हो, परस्पर फैलाने पे एक दूसरे के साथ ये लंबवत हो। ठीक है, लंबवत हो। तब यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहली उंगली की, तो पहली उंगली मतलब कि हमारी तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। यह हमको क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमको यह बतलाएगी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अंगूठे की, तो अंगूठा हमको, ये जो अंगूठा है, ठीक है, यह हमको चालक की गति की दिशा को बताता है। चालक की गति की दिशा को हमको बतलाता है। और हम बात करें मध्यमा की, यानी कि हमारे मध्यमा उंगली की या बीच वाली उंगली की, तो यह चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। क्या करता है यह, चालक में प्रेरित विद्युत की दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग प्रेरित धारा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम लोग कैसे प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में लेंगे। हमने दाएं हाथ के नियम को समझ लिया, तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक चित्र बना के रखा है, जिसमें हमने क्या किया है, एक तरफ जो है वो चुंबकीय, मतलब कि हम लोग यहाँ पे दो चुंबक लिया है यू शेप का, ठीक है, यू आकार का, जिसमें से एस दक्षिणी ध्रुव है, एन जो है वो उत्तरी ध्रुव है। और हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, हम लोग के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है। और उसमें हमने एक चालक को रख दिया है। ये क्या है, हमारा चालक। इसको हम लोग चालक छड़ भी बोल सकते हैं। चालक को हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह इस तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ को रखेंगे, ठीक है, तो दाएं हाथ को रखेंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा हमको क्या दिखाएगा, चालक की गति को दिखाएगा। तो वो इस तरह से होगा। हम लोग इस चालक को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से यहाँ पे गति करा सकते हैं। ठीक है, तो तभी तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना। तो हमको जो ये है, ठीक है, अंगूठा वो चालक की दिशा को दिखाएगा और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसको कौन सा दिखाएगा, हम लोग को जो हमारी तर्जनी उंगली है वो दिखाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है हमारा, क्योंकि यह क्या हो रहा है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चुंबकीय क्षेत्र आता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि अब प्रेरित धारा किधर होगी, ठीक है, तो प्रेरित धारा के लिए हमें क्या हो रहा था, मध्यमा उंगली दिखा रही थी, तो मध्यमा उंगली भी इनसे क्या हो जाएगी, 90 अंश पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। तो यह हमको क्या दिखाएगा, प्रेरित धारा की दिशा को दिखलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा जो है वो हमको चालक में इस तरह से प्राप्त होगी। मतलब कि चालक में हमको प्रेरित धारा इधर प्राप्त होगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत इधर आ रही हैं। ठीक है, और जो चालक है हम लोग उसको एक बार ऊपर एक बार नीचे गति करा रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रेरित धारा आएगी वो क्या होगी, चालक में
ऊपर से नीचे की तरफ हमको प्राप्त होंगी। तो आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पे समझा होगा कि प्रेरित धारा को हम लोग कैसे प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न के अगले हिस्से में। हमसे पूछा गया है कि प्रेरित धारा को उत्पन्न करने के लिए दो प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले प्रयोग की। तो पहला प्रयोग हमारा होता है स्वप्रेरण। क्या होता है? स्वप्रेरण। ठीक है, तो हम लोग स्वप्रेरण में क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग एक कुंडली लेंगे। कुंडली में हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं धारा के द्वारा ही प्रेरित धारा को उत्पन्न करना, जो होता है स्वप्रेरण। हम लोग स्वप्रेरण से समझते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक धारावाही कुंडली ली है। धारावाही कुंडली में क्या होगा कि हम लोग यहाँ से विद्युत वाहक बल ई के द्वारा हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा इस तरह से जाएगी, ठीक है, और इस तरह से यह इसमें इस कुंडली में प्रवाहित होगी। फिर यह धारा जो है इस तरह से प्रवाहित होते हुए क्या होगा, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए हमको वापस हमारे इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो हमने विद्युत वाहक बल के लिए जो हमने बैटरी या सेल लगाई है। तो यह एक क्या है? धारावाही कुंडली है। तो इसमें देखो, जो धारावाही कुंडली होती है उसमें क्या होगा, जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होगी तो इसके आसपास क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जैसे जैसे हम लोग धारा का जो मान है वो हम लोग बढ़ाएंगे तो इसमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण ये जो धारा का मान हम लोग बढ़ाएंगे उसके विरोध में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यह कुंडली है। तो एक धारा जो है उत्पन्न होगी उसके जस्ट विपरीत दिशा में, जिधर से धारा आ रही है उसके विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा। तो जैसे जैसे हम लोग धारा का मान बढ़ाएंगे, प्रेरित धारा भी उसको उसके विरोध में उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे हम लोग धारा का मान यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है, धारा का मान हम लोग जैसे जैसे कम करेंगे तो ये जो प्रेरित धारा है वह उसको कम होने से रोकने के लिए, जैसे प्रेरित धारा का मान कम करेंगे हम लोग, ठीक है, तो धारा का जो मान है वो कम होगा। तो मुख्य धारा अब क्या हो जाएगी? हमारी जो धारा का मान है वो कम होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा जो रहेगी वह उस धारा को क्या करेगी? उसमें अपना प्रबलता देने के लिए उसी के तरफ धारा प्रवाहित होगी। उसको बोलते हैं हम लोग प्रेरित धारा। ठीक है, यानी कि यह क्या करेगी? यह जो कुंडली है, यह कुंडली अपने में प्रवाहित होने वाली धारा को कम होने से बचाने के लिए अब उसी के ही दिशा में धारा को प्रवाहित करेगी। इसी के ही दिशा में क्या करेगी? धारा को वह प्रवाहित करेगी। यह भी क्या होती है? प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा को हम लोग इस तरह से स्वप्रेरण की घटना से उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया था? एक धारावाही कुंडली ली थी। ठीक है, धारावाही कुंडली हम लोगों ने ली थी, जिसमें हम लोगों ने धारा को प्रवाहित किया, और जैसे ही हमने धारा का मान बढ़ाया तो यह कुंडली धारा के मान के विरोध में क्या करती है? प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। और यही जो प्रेरित धारा है हमने यहाँ पे जो देखा था, ठीक है, ये ऋण चिन्ह कैसे आया था? तो यह उसके विरोध में ही पैदा हुई थी, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या मिला था? ऋणात्मक। यहाँ पे भी हमको क्या मिला था? यह ऋणात्मक मिला था। ठीक है, क्योंकि वह उसके विरोध में थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक और घटना देखे कि जब हम लोग धारा के मान को कम करते हैं तो प्रेरित धारा क्या करती है? जो धारावाही कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है उसका साथ देती है, और उसके प्रबलता को बढ़ाने के लिए उसी के ही दिशा में प्रेरित धारा जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब हमने जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न की है, तो यह जो हमारी धारावाही कुंडली थी, ये क्या थी? हमारी धारावाही कुंडली थी। ठीक है, तो इस धारावाही कुंडली में कैसे यह उत्पन्न हुई इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, ये जो धारावाही कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या है उसको हम लोगों ने n मान लिया, और इसमें जो हमने धारा प्रवाहित की तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको हम लोगों ने F मान लिया, जो कि चुंबकीय फ्लक्स को हमको दिखाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है, और जैसे जैसे हम लोग धारा को बढ़ा रहे थे क्या हो रहा था? फ्लक्स का मान भी बढ़ते जा रहा था, तो ये उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमको ये मिलेगा n फाई बराबर l आई। एल जो रहता है वो हमको प्रेरकत्व को बताता है। यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने से हमको एक नियतांक प्राप्त हुआ। ये क्या होता है? एक प्रेरकत्व को हमको बतलाता है जो इस कुंडली में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग धारा की बात करें तो जो हमको धारा मिल रही है वो कितनी मिल रही है?
I बराबर N5/L इतना हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ये जो L होता है इसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वह धारा से किस तरह से संबंधित है, अगर हम लोग इसको भी देखना चाहें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ धारा का मान चाहिए था तो हमने यहाँ पे धारा का मान जो है वो निकाल लिया है। अब हम लोग अगर बात करें दूसरे विधि की, तो हमारे यहाँ पे दूसरी विधि हो जाएगी चुंबक के द्वारा प्रेरित धारा। किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा प्रेरित धारा। तो हम लोग चुंबक से कैसे प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक परिपथ का चित्र बना लेते हैं। हमने यहाँ चुंबक के द्वारा प्रेरित धारा के लिए एक चित्र बना लिया है। पहले इस चित्र को समझते हैं। हमने एक जो है कुंडली ली है, ठीक है। इस कुंडली में हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे, जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा के मान को इसमें देखेंगे जब गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होगा धारा के मान से, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एक चुंबक है। एक छड़ चुंबक हम लोगों ने लिया या फिर दंड चुंबक हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो जब ये चुंबक की बल रेखाएं, ठीक है, चुंबक की बल रेखाएं इस कुंडली से इस तरह से होके जाएंगी, क्योंकि हमको पता है जो चुंबक की बल रेखाएं होती हैं वो उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ आती है, ठीक है। और जो दंड चुंबक होता है उसके अंदर में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है दक्षिण से अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। तो उत्तर से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देंगी इस कुंडली में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी उसके वजह से इसमें क्या होगा, इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक धारा जो है वो प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक है। तो यह धारा इस तरह से प्रवाहित होते हुए हमारे गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग अमीटर भी कहते हैं, उसमें इस तरह से आएगा और यह इस तरह से वापस कुंडली से होते हुए हमको फिर से इसमें इस तरह से मिलेगा। तो हम लोग ये जो धारा प्रवाहित होगी वह कैसे होगी, इसको हम लोग स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब तो नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, चुंबक को एक बार कुंडली के पास लाएंगे और एक बार चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे। एक बार पास लाएंगे, एक बार दूर ले जाएंगे। तो हमने जैसे प्रेरित धारा की परिभाषा में पढ़ा था कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा हमको धारा का मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेल फाई यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चुंबक को एक बार कुंडली के पास लाएंगे और एक बार कुंडली से दूर ले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स का जो मान है एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। तो इससे इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी और वह धारा हमने यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर या अमीटर लगा के रखा है उसमें क्या करेगा, विक्षेपित होगा। उसमें जो सुई होगी उसकी, उसमें धारा के मान के अनुसार यह स्केल पे विक्षेपित होगा, जिससे हमको यह पता चल जाएगा इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग इस तरह से चुंबक के द्वारा भी प्रेरित धारा उत्पन्न कर लेते हैं और ये जो धारा रहती है वह प्रेरित धारा होती है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से प्रेरित धारा उत्पन्न करते हैं। हमने दो तरीके देखे। पहला तो चुंबक के द्वारा हम लोगों ने प्रेरित धारा उत्पन्न किया, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, धारावाही कुंडली के द्वारा, यानी कि हमने एक धारा प्रवाहित की जिससे चुंबकीय क्षेत्र बना और धारा का मान हम लोग जैसे जैसे बढ़ाए और घटाए उसके अनुसार हमारे को यहाँ पे प्रेरित धारा प्राप्त हुई। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात किया। किसके द्वारा हम लोगों ने दिशा को ज्ञात किया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमने ज्ञात किया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा प्रेरित धारा था उसके परिभाषा को फैराडे के या फिर फैरड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम लोगों ने देखा। किसके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था उसके द्वारा हमने देखा। तो हमें उसमें सबसे पहले क्या हुआ, हमको जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हुआ। फिर उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से हम लोगों ने क्या किया, धारा का मान प्राप्त किया जो कि प्रेरित धारा थी, जिसमें हमने प्रतिरोध से भाग दे दिया, ठीक है। तो हमको प्रेरित धारा प्राप्त हुई। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्रेरित धारा होती है वह उस कुंडली या फिर परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, प्रतिरोध पे निर्भर करती है। आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।